नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप टीजीटी कमीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कंडक्टर या क्लर्क एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो मेरा टॉपिक है इंडियन जीके सीरीज का वो है बिहार स्टेट। आज मैं बताऊंगा आपको बिहार के बारे में वो सारे तथ्य जिनसे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है या हो सकता है अगले आने वाले किसी एग्जाम में आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक और सबसे पहले बात करते हैं गठन के बारे में कि बिहार का राज्य के रूप में गठन कब हुआ था। तो इसका राज्य के रूप में गठन अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और ये तारीख आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं बता चुका हूं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी दिन क्या मनाया जाता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। अगर हम बात करें बिहार के पुनर्गठन की तो ये जो पुनर्गठन था वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था और एक अलग राज्य, एक नया राज्य बिहार से काट कर बनाया गया था जिसका नाम है झारखंड। तो झारखंड की अगर स्थापना के बारे में पूछा जाता है तो स्थापना कब हुई थी, 15 नवंबर 2000 को, और ये भारत का 28वां राज्य बना था। भारत का 28वां राज्य झारखंड, जो किससे अलग किया गया था, बिहार से अलग किया गया था। तो ये दो तारीखें जो आपको ध्यान में रखनी है, गठन और पुनर्गठन से संबंधित। आगे हम बात करेंगे बिहार के पॉलिटिकल फॉर्मेशन के बारे में कि यहां कैपिटल कहां है बिहार की, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, राज्यपाल कौन से हैं और इनकी जो भाषा है, राजकीय भाषा है वो क्या है और इनका उच्च न्यायालय कहां है। तो ये 5 बातें। सबसे पहले कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है पटना, एज यू नो ऑल। तो अगर बात करें हम मुख्यमंत्री की तो ये हैं वर्तमान में नीतीश कुमार, जो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें तो इनका नाम है फागू चौहान, जो यहाँ वर्तमान में राज्यपाल हैं। भाषा की बात करें तो इनकी राजकीय भाषा है हिंदी और हाई कोर्ट की बात करें तो ये भी इनका पटना में है। हाई कोर्ट से संबंधित 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं कई बार अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं, आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या 3 क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट, हाई कोर्ट इन इंडिया, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया, और लास्ट या रीसेंट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाई कोर्ट की बात करें तो 1862 कोलकाता में खोला गया था। और अगर हम बात करें वर्तमान समय में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं तो इनकी संख्या है 25। और अगर हम बात करें कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो आपका रीसेंट है या लास्ट हाई कोर्ट इन इंडिया है वो कौन सा है, वो है अमरावती हाई कोर्ट। किस राज्य के लिए है ये, आंध्र प्रदेश के लिए है। गॉट इट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है या इस बार के एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है और कहां पे है। तो भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वो है नालंदा विश्वविद्यालय। मैंने अपने पहले लेक्चर में आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ाया था। तो हमारी एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के साथ लगती है, वहां पे मैं आपको बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन आता है विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तो वो तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, विश्व का पूछा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय, और अगर भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो नालंदा कहां है, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं कि इस विश्वविद्यालय के संस्थापक की अगर बात की जाए तो वो थे कुमार गुप्त या जिन्हें गोविंद गुप्त भी कहा जाता है।
ये इस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। और अगर बात की जाए एक और इंपॉर्टेंट घटना की, तो हेनसांग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री था जिन्होंने सियुकी नामक पुस्तक लिखी थी। तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय काल में भारत में आए। और क्यों आए थे वो आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो इसीलिए का यहाँ जिक्र होता है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है हेनसांग। नेक्स्ट थर्ड अगर बात करें तो इस विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो अगर इसकी बात की जाए नष्ट करने की, तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और बताया जाता है कि यहाँ इतनी जो लाइब्रेरी थी यहाँ की इतनी बड़ी थी, जब उसको आग लगी तो ये लगभग 6 महीने तक जलती रही थी। तो ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रमुख तथ्य जिनके बारे में हमने अभी तक बात करी। और ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिहार के अंदर, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसस से, जनगणना के अकॉर्डिंग। तो जनगणना से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ जो बिहार से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट वन है आपका सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य। अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका आंसर है बिहार। सबसे कम पढ़े लिखे लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार में रहते हैं। अगर आपको बिहार का पता है तो यहाँ आपको प्रतिशत का भी पता होना चाहिए, साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो ये है 61.80%। लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया दैट इज बिहार, और इनकी परसेंटेज है 61.80%। नेक्स्ट अगर इसी से जुड़ा हुआ हम एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य तो आपका बिहार आ गया। अगर बात की जाती है सबसे शिक्षित राज्य की, सर्वाधिक शिक्षित राज्य की, तो वो है आपका केरल। सबसे पढ़ा लिखे लोग कहाँ रहते हैं? केरल में, और इनका प्रतिशत है 93.91%। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये दोनों ही रिवर्स क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बिहार से जुड़ी हुई सेंसस से बात है वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भी कौन है? अगेन बिहार। सबसे ज्यादा घना कौन बसा है? बिहार। और यहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक है जी, सबसे घना बसा हुआ है बिहार। भारत में अगर बात की जाए 29 राज्य हैं, 29 राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार के अंदर। अगर इसी का काउंटर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि सबसे कम घना बसा हुआ, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको रहते हुए मिलेंगे। तो ये 2 बातें जो बिहार के सेंसस से इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपके छोटे एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो अगर इसकी बात की जाए तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी रिवर, कोसी नदी को। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आपका सोनपुर पशु मेला। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर। और ये कहाँ है? ये भी आपका बिहार के अंदर है। तो ये 2 चीजें और जुड़ जाती हैं आपकी जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, आपको ध्यान में रखना है महात्मा गांधी से भी जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण तथ्य जो बिहार से क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तो है महात्मा गांधी सेतु की अगर बात करें तो ये गंगा नदी के ऊपर स्थित है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये है हाजीपुर जिले में आता है आपका महात्मा गांधी सेतु, काफी प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जो दूसरा इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है
वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो अगर तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इलैबोरेट कर देता हूं कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है, जो 1917 में हुआ था बिहार के अंदर नील की खेती के विरुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले एस्पेक्ट के ऊपर। तो जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ आपके इन की पॉइंट्स में कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं, बात करते हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो 3 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ हैं। सबसे पहले वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क लिख रहा हूं मैं, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात की जाए भीम बांध, भीम बांध नेशनल पार्क। और थर्ड की अगर बात की जाए तो वो है गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध नेशनल पार्क। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो 2 इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहां है। फर्स्ट वन इज गोगाविला बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, और सेकंड वन इज कैमूर, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं और 2 आपके वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो बिहार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ये बड़े एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन रहता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके डांसेस की, कि कौन से यहाँ नृत्य हैं। तो मैं बता चुका हूं डांसेस जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, क्लासिकल डांस एंड फोक डांस, शास्त्रीय नृत्य और आपके लोक नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य बिहार से कोई नहीं है, यहाँ होते हैं आपके लोक नृत्यों की बात, फोक डांसेस की। तो फोक डांसेस जो हैं वो है छाऊ, छाऊ जो कि 3 राज्यों में आता है। एक तो आ गया आपका बिहार, दूसरा उड़ीसा और तीसरा पश्चिम बंगाल। तो ये 3 राज्यों में परफॉर्म किया जाता है छाऊ। आपको ध्यान में रखना है पॉइंट्स, तीनों के तीनों स्टेट्स को जहां ये परफॉर्म होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है जट जटनी नृत्य, जट जटनी नृत्य। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ झुमरी नृत्य है, झुमरी नृत्य है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट फोक डांसेस जो बिहार के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं बात करूंगा अब परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि परियोजनाओं की बहुत इंपॉर्टेंस है इस स्टेट से। परियोजनाओं के बारे में, तो परियोजना में सबसे पहले बात की जाती है कोसी परियोजना की। कोसी परियोजना, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, कोसी क्या है, बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है। तो ये परियोजना जो है कोसी नदी के ऊपर, वो एक संयुक्त परियोजना है बिहार और नेपाल की, बिहार और नेपाल की। तो ध्यान रखना है भारत या नेपाल की संयुक्त परियोजना या बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है, कोसी परियोजना। ऐसी ही कुछ 2 अन्य परियोजनाएं हैं, जैसे गंडक परियोजना। यहां से क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पहले एक बार बता देता हूं परियोजनाओं के बारे में, उसके बाद आपको इलैबोरेट करता हूं। गंडक परियोजना जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और तीसरी जो है वो है आपकी दामोदर, दामोदर परियोजना। तो ये जो दामोदर परियोजना है ये भी संयुक्त परियोजना है और ये बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजनाएं हैं। 3 परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कोसी नदी किसका शोक है, बिहार का शोक है। अगर बात की जाता है गंडक नदी के बारे में, तो गंडक नदी किसका शोक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का शोक है। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल का शोक, तो वो कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। तो 3 परियोजनाएं, 3 नदियां, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के ऊपर, खास त्योहार इनके, फेस्टिवल्स एंड फेयर, मेले और उत्सवों की अगर बात की जाए बिहार के अंदर, तो फेस्टिवल्स के लिए
छठ पूजा, छठ पूजा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहार का। और अगर फेयर्स की बात की जाए तो एक फेयर के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सोनपुर फेयर, सोनपुर मेला प्रसिद्ध मेला है जो पशु मेला है और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। ओके, नेक्स्ट अगर अब बात करें तो पितृपक्ष, पितृपक्ष मेला, पितृपक्ष या पितृपक्ष मेला, ये भी कहाँ होता है? बिहार के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट फेयर है बिहार का पितृपक्ष मेला या पितृपक्ष मेला। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में, फेमस सिटीज, जो प्रसिद्ध शहर हैं और जिन्हें कोई ना कोई निक नेम दिया गया है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो नालंदा, सबसे पहले हम बात करते हैं नालंदा की। तो नालंदा जो है उसे द लैंड ऑफ नॉलेज, लैंड ऑफ नॉलेज, लैंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की भूमि किसे कहा जाता है? नालंदा को कहा जाता है। अगर हम बात करें बोध गया, बोध गया की, तो बोध गया में आपको पता होगा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया को क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध की भूमि, द लैंड ऑफ बुद्धा, द लैंड ऑफ बुद्धा किसे कहा जाता है? बोध गया को कहा जाता है। थर्ड वन इज मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर को लीची किंगडम, लीची किंगडम कहा जाता है। शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है बिहार और लीची किंगडम किस शहर को कहा जाता है? मुजफ्फरपुर शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें इंपॉर्टेंट एक और शहर की तो वो है भागलपुर, भागलपुर, भागलपुर जो है वो सिल्क के लिए प्रसिद्ध है और इसे सिल्क सिटी कहा जाता है। किसको? भागलपुर को। तो ये चार आपको इंपॉर्टेंट यहाँ सिटीज ध्यान में रखनी है जिनको निकनेम्स दिए गए हैं। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ टेम्पल्स के बारे में। टेम्पल्स या हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस कि कौन से यहाँ मंदिर प्रसिद्ध हैं और कौन से ऐतिहासिक स्थल यहाँ खास हैं। तो सबसे पहले अगर टेम्पल्स की बात की जाए तो यहाँ तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री पटना साहिब क्या है? एक गुरुद्वारा है जो बिहार के अंदर है, गुरुद्वारा है और काफी फेमस ये गुरुद्वारा है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु, 10th गुरु, जब मैंने पंजाब पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखों के जो महत्वपूर्ण गुरु हैं जहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है तो उनके बारे में मैं बता चुका हूं पहले, पर हाईलाइट कर देता हूं। सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की ये जन्म स्थली है। कौन सा, कौन सी जगह? पटना, जहां ये गुरुद्वारा है उसे तख्त श्री पटना साहिब कहा जाता है। 10वें और अंतिम गुरु थे, इन्होंने पंचककार की प्रणाली लागू की थी, ठीक है जी, और खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो ये जगह सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे इंपॉर्टेंट की तो बोध गया, बोध गया जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार को 3 धर्मों का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। 3 धर्म कौन से? एक आपका सिख हो गया, एक बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और एक अगर हम बात करें महावीर के जन्म की तो वो वैशाली में हुआ था और वो भी कहाँ है? बिहार के अंदर है। इसी वजह से बिहार को 3 धर्मों का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में तो आपको एक यहाँ पे बात ध्यान में रखनी है, सासाराम, सासाराम, सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो ये भी आपका है बिहार में। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस में आपको इस जगह को ध्यान में रखना है। गाइस ये था मेरा आज का टॉपिक बिहार। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।